हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रियली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक का नाम है अपवर्तनांक। ये जो टॉपिक है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कंपटीशन हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही होगा। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है तो पहले हम इसमें विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर बाद में हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि अपवर्तनांक होता क्या है। जो अपवर्तन है वो क्या होता है, ये जनरली हम लेंस के अंदर पढ़ते हैं। यानी लेंस में हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम क्या होता है, जैसे पानी हुआ या फिर कांच हुआ, ये क्या है, माध्यम है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब जिस तरफ जाना चाहिए, जैसे जाना चाहिए वैसे नहीं जाती है, उसको हम बोलते हैं विचलित होना। तो ये है परिभाषा। क्या परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब हम कैसे विचलित होती है, तो भाई देखो यहाँ पर दो स्थिति मैंने बना रखी है। क्या क्या स्थिति है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है यहाँ पर अविलंब के थोड़ा पास में जाती है। उससे पहले अब आप एक बार इन चित्रों को बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा, फिर हम नियम भी पढ़ेंगे। देखो ये क्या है, हमारी एक सतह है, कांच मान लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रकाश की किरण आ रही है, जो आती है उसको हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। कौन सी किरण के नाम से, आपतित किरण। और जो इसमें से होकर जाती है उसको हम अपवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। यह तो आपको पता ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम, यानी ये क्या है, अविलंब। और इस आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, इसको हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और इस कोण को, जो अविलंब और जो अपवर्तित किरण है उनके बीच के कोण को हम अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं फ्रेंड, अपवर्तन कोण के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अपने पथ से विचलित हो गई। कैसे विचलित हुई, दो तरीके से विचलित हो सकती है। देखो ये विचलित ऐसे हुई कि इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये किधर आ गई, अविलंब के पास में आ गई। तो ये तो हो गई इसकी पहली स्थिति कि सर विरल माध्यम क्या होता है, भाई वायु वगैरह जो होता है ये विरल माध्यम होता है, ठीक है। और सघन माध्यम जैसे कि जल हुआ, कांच हुआ, ये कौन से माध्यम है, सघन माध्यम है। दूसरी स्थिति, जरूरी थोड़ी कि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में ही जाए, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जा सकती है, यानी पानी से हवा में भी जा सकती है। तो यहाँ पर दूसरी स्थिति है कि वो क्या जा रही है, ये तो हमने देख लिया कि ये क्या है, अविलंब, और ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, और ये हो जाएगा परावर्तन, वो अपवर्तन कोण, और ये अपवर्तित कोण, और ये आपतन कोण। अब इस तरीके से हमने देखा तो कि ये सघन से विरल में जा रही है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। लेकिन ये विचलित होकर क्या करेगी, पास में, अविलंब के पास में जाती है या दूर जाती है, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि वो सघन से विरल में जा रही है और सघन से विरल में जाने पर वो अविलंब से दूर चली जाती है। अब सवाल से वो अविलंब से दूर ही क्यों जाएगी, पास क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि इसके लिए आपको ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रकाश की गति प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब सघन माध्यम होता है तो प्रकाश की गति कम होती है, और जब विरल माध्यम होता है तो प्रकाश की गति ज़्यादा होती है, इसलिए वो सघन से विरल में आने पर अविलंब से दूर हो जाती है। यहाँ पर क्या है, विरल, और यहाँ पर क्या है, सघन। तो यहाँ पर क्या है, हवा, और यहाँ पर क्या है, पानी। तो यहाँ जब वो प्रकाश किरण इसमें आएगी तो उसकी गति क्या हो जाती है, उसकी गति कम हो जाती है।
तो अब इसके लिए देखो मैंने लिख भी रखा है कि विरल से अविलंब के पास आ जाती है और गति कम हो जाती है, और यहाँ पर सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर जाती है और गति ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम इनके नियम की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि जब ये आपको डायग्राम समझ में आएगा तब ही आपको नियम भी समझ में आएगा। देखिए क्या इसका पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए ये क्या है कि यहाँ पर आपतित, और ये क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित हो गई, और यहाँ पर क्या हो गई, आपतित, अपवर्तित और अविलंब तीनों एक ही तल में है, इसी से संबंधित हैं। तो इसका मतलब पहला नियम कि तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये जो चिन्ह है ऐसा एन बना के ऐसे बनाते हैं, ये चिन्ह किसका है, अपवर्तनांक का। तो साइन आई बट्टा साइन आर, यानी ये जो कोण है अपवर्तन का, आपतन का और अपवर्तन का, यदि हम इसके पहले साइन लगाते हैं तो उनका एक फिक्स मान आता है। जैसे कि मान लो यदि कोई वायु से जल में जाएगी तो फिक्स मान आएगा, भाई यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा तो उनका मान रखने पर कोई ना कोई स्थिर मान आएगा, और उसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है। तीसरा क्या नियम है, प्रकाश की किरण का रंग व आवृत्ति किसी भी माध्यम में नहीं बदलती है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ पर सिर्फ उसकी गति में परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि वो जैसे मान लो कि लाल कलर का है तो वो दूसरे कलर का बन गया, यानी उसका कलर कभी भी नहीं बदलता है, सिर्फ यानी उसकी आवृत्ति में और उसके किसमें, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो सिर्फ उसकी गति में परिवर्तन होता है, इसीलिए सिर्फ वो थोड़ा सा आगे पीछे ही हो जाती है। जैसे कि मान लो हम हवा में जा रहे हैं, मतलब जनरली हम कहीं पर जा रहे हैं और पानी भरा हुआ कहीं पर, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, और जैसे मान लो हम पानी में से जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर वापस हमारी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल एज इट इज, हम तो नहीं बदले ना, हमारे में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्रकाश के अंदर भी होता है, यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ उसकी गति में परिवर्तन आता है, और गति में परिवर्तन के कारण ही वो अविलंब से दूर हट जाती है या फिर पास में जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो निर्भर करता है कि वो पास में आई है या दूर गई है। अब हमको यहाँ पर इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आता है, यानी एक क्वेश्चन आता है जो हमारे को निकालना रहता है कि अपवर्तनांक की वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे से पहले में जाती है। तो अपवर्तनांक मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई वायु से यदि जल में जा रहा है तो कितना मुड़ा, वो बेंड जो हो रहा है अविलंब से कितना मुड़ा, जैसे ऐसे उसको जाना चाहिए था इतना मुड़ा या उतना मुड़ा, वास्तव में हम उसको पता करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, जैसे मान लो कि हम इसका अपवर्तनांक पता करना चाहते हैं, यानी जब कोई प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में यही एग्जाम में आता है, और यहीं पर स्टूडेंट मात खाते हैं, और यही क्वेश्चन गलत भी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये माध्यम 1 है और ये क्या है, माध्यम 2। मान लो हम ये चाहते हैं कि कोई प्रकाश की किरण यदि एक माध्यम से यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। हम ये चाहते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये क्या है, दूसरा माध्यम। हमारे को किस माध्यम का निकालना है, दूसरे माध्यम का निकालना है। किस में से गई, पहले माध्यम में से जा रही है, इसलिए हमने पहले माध्यम को यहाँ पर ऐसे लिखा। किस माध्यम का निकालना चाहते हैं वो तो आता है यहाँ पर, कौन से माध्यम से आ रही है या फिर किसके तुलना में निकालना चाहते हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, उसको या तो यहाँ पर लिखा जाता है या फिर यहाँ पर लिखा जाता है। दोनों ही तरीके सही हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला, यानी ये तो पता चल गया। यदि आपको मान लीजिए कि आपको 2 से यदि कोई माध्यम 2 से 1 में जा रही है तो फिर वहाँ पर निकालना तो फिर उसके लिए अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो माध्यम 1 से 2 में जा रही है, ये समझ लीजिएगा, तब इस तरीके से लिखा जाएगा। और अब इसका सूत्र, क्योंकि n2 कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब होता है n2/n1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यानी जो यहाँ पर जो जल है, जल का अपवर्तनांक यहाँ पर आ जाएगा, और पानी का जो वायु है उसका अपवर्तनांक यहाँ पर आ जाएगा। यदि अपवर्तनांक आपको पता है तो
लेकिन मान लीजिए कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया है, उसमें उनकी गति दी है, यानी इतनी गति है, तो फिर वहाँ पर सूत्र है वो बदल जाता है। गति देने के बाद में पहले माध्यम की गति तो आएगी ऊपर और दूसरे माध्यम की गति आएगी नीचे। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है और यहीं से गलत भी होता है। ठीक है, ये सूत्र वगैरह ये तो सभी को याद रहता है, लेकिन न्यूमेरिक वो आता ही नहीं। आता तो ये है कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे इसी में आपको ये पूछ ले कि एंड की कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से 1 से 2 में जा रही है, तो आप वहाँ पर उसका अपवर्तनांक निकालिए। लेकिन आपको अपवर्तनांक नहीं दिया, 2 का भी नहीं दिया, 3 इसका 1 का भी नहीं दिया, आपको गति दी है। तो फिर आपको पहले की गति बटा दूसरे की गति, ये आपको रखना पड़ेगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था कि जब प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये मैंने इसी को लिख दिया है कि n to 1 यानी 1 से 2 में जा रही। यदि ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब वो किस में जा रही, 2 से 1 में जा रही, यानी ये वाली कंडीशन हो जाती फिर। तो फिर हमारे को सूत्र बदल जाता, यहाँ पर n1 बटा n2 और यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर होता v2 बटा v1। अब यहाँ पर या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माध्यम 2 का 1 की तुलना में अपवर्तनांक, हम ऐसे भी कह सकते हैं। भाई इसी बात को हम 2 तरीके से कह सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आता है वैसे मैंने बता दिया आपको। अब जैसे कि मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे पानी से कांच में जाने पर, कि एक किरण है वो क्या कर रही है, पानी से कांच में जा रही है। इसका मतलब पानी से कांच में जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो है कांच, यहाँ पर तो हो गया ग्लास यानी कांच हो गया, और यहाँ पर क्या है पानी, यानी ये पानी हो गया और ये क्या हो गया कांच, यानी पानी से किस में जा रही है, इसका मतलब पानी से वो कांच में जा रही है। इसका मतलब हमारा पहला माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम ये हो गया। अब हमारे को इसके लिए सूत्र बनाना है, तो क्या सूत्र किसका निकालना है, इसका निकालना है ना, पानी से, क्योंकि जिसमें जा रही है कांच में जा रही है तो कांच का निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि ऐसे होता कि कांच से पानी में, तो फिर नीचे क्या आता, फिर यहाँ पर पानी आता। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएगा n, तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे g और ये क्या हो जाएगा w, क्योंकि w से g में जा रही है, W से G में जा रही है। अब हम इसको सोल्व करें तो इसको भी जैसे मान लो इसका अपवर्तनांक तो दिया नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे को निकालना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ng बटा NW, यानी कांच का अपवर्तनांक बटा पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। अब देखो कि सर ये तो हम अपवर्तनांक तो यहाँ पर निकाल रहे हैं, फिर ये क्या है भाई, ये तो अपवर्तनांक है कि जब वो किससे जा रही है, पानी से कांच में जा रही, तो उसका अपवर्तनांक क्या है। हमारे को जो टेबल बनी हुई रहती है, हम जो भी नोटबुक पढ़ते हैं तो उसमें अपवर्तनांक लिखा रहता है, जैसे कि कांच का अपवर्तनांक 1.50 लिखा रहता है और जो पानी है उसका अपवर्तनांक 1.33 लिखा रहता है। कि सर ये क्या है, फिर ये है उनका किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। इसलिए यहाँ पर इसको आप ये लिख सकते हैं, यानी जब ये है तो इसको हमने क्या लिखा, क्योंकि ये वायु की तुलना में है और वायु को हम क्या बोलते हैं, एयर, हवा। तो यहाँ पर ये क्या है, जी की तुलना में, यानी ए जब यानी वो हवा से कांच में जा रहा है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, और वो हवा से किस में जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो इस तरीके से हम इनका सूत्र हम बनाते हैं। और यहाँ पर जैसे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.50 और यहाँ पर इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, और इस तरीके सोल्व करने पर 1.33 इनका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड इनको आप यहाँ पर ये जो मैंने बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार देखिएगा जो भी बातें मैंने कही है, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बेसिकली उसका आंसर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, ओके।